बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 11 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 12 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं दरवाजे के ऐन सामने खड़ा था। अंदर से आने वाली रोशनी बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था जिसका रुख बेला के सीने की तरफ। मेरी सूरत देखते ही बेला की आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गई। उसने शायद दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उल्टे हाथ से जोरदार धक्का दिया तो वो चीखती हुई लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरी। मैंने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया और आगे बढ़कर बेला के सीने पर पैर रख दिया जो उठने की कोशिश कर रही थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें चिंटी की तरह मसल दूं, मगर तुम्हारी मौत इस कदर आसान नहीं होगी। मेरे हल्क से बेड़िए की सी गुर्राहट निकली। मेरे बाजू का ये जख्म अभी हरा है और तकलीफ भी दे रहा है। मैं इस जख्म से टपकने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा तुमसे, और तुम्हारे उस गुरु घंटाल नागराज से उसके जिस्म का सारा जहर तो मैं इस तरह निकालूंगा कि अगर कभी चिंटी भी उसे काट लेगी तो वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। तो तुम उसके मुंह से बमुश्किल आवाज निकल सकी। मैं तो समझी कि तुम इस शहर से जा चुके हो, लेकिन किसी को इस बात का यकीन नहीं, क्योंकि कई रोज गुजरने के बाद भी मेरी तलाश जारी है और न जाने मेरे शुबे में कितने बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया होगा। लेकिन देख लो, नागराज के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल भी सकता था, मगर मैं सिर्फ यहाँ मौजूद हूँ, बल्कि जिंदा और सलामत भी हूँ। अब मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक नागराज का तेया पांचा ना कर दूं। मैं जानता हूँ इस एक आदमी के खत्म हो जाने से मेरे वतन के खिलाफ साजिशों का सिलसिला खत्म तो नहीं होगा, मगर तुम्हारी हुकूमत का ऐसा दचका जरूर लगेगा कि आइंदा बेगुनाहों के खिलाफ ऐसी कोई साजिश करने के लिए उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। ये खुशफहमी है तुम्हारी, बेला ने कहा। तुम नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और तुम भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बहुत खूब, मैंने कहा। उस रोज तो तुम भारतीय नारी बन गई थी जो अपने देश के लिए अपनी इज्जत और अपनी जान की बलि भी दे सकती है, लेकिन अब क्या हुआ? देश के दुश्मन की मदद करके गद्दार क्यों हो रही हो? उस दिन मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी, बेला कराई। 2-3 दिन तुमसे दोस्ती भी रह चुकी है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दोस्ती? मैंने उसके सीने पर पैर का दबाव बढ़ाया। वो करा उठी और दोनों हाथों से मेरे पैर को सीने पर से हटाने की कोशिश करने लगी। मुझे हैरत है कि तुम दोस्ती की बात कर रही हो। सिर्फ 2-3 दिन की दोस्ती तुम्हारे पुरख हिंदू बनिए तो दोस्ती के सदियों पुराने रिश्तों को भी याद नहीं रख सके। मैंने सन 47 में पाकिस्तान बनते हुए नहीं देखा था, मगर तारीख तो पढ़ी है। हिंदुओं ने पाकिस्तान का नाम लेने वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया था। अरे तुम लोगों ने तो आज तक पाकिस्तान को दिल से कबूल ही नहीं किया। उसे तबाह करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते तुम लोग, मगर हर मर्तबा तुम ही लोगों को जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है। तुम्हारा ताल्लुक तो उस कौम से है जो दोस्ती की आड़ में पीठ पीछे छुरा घूमते हैं, और तुम दोस्ती की बात कर रही हो। सिर्फ 2 दिन की दोस्ती नहीं बेला डेयर, वो दोस्ती नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी जिसके लिए तुमने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। वैसे मैं एक बात की इजाजत जरूर दूंगा, तुम वाकई ही ज़हीन हो। किस कदर खूबसूरती से मुझे यहाँ तक लाकर प्लेट में सजाकर नागराज के सामने पेश कर दिया था, मगर तुम्हारे वो आदमी बूंदे निकले जो मुझे काबू में ना रख सके और आज तक मुझे तलाश भी ना कर सके। हालांकि मैं इसी शहर में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मेरा विश्वास करो नाजी, बेला ने कराते हुए कहा। दरअसल उस वक्त मुझे मालूम था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम निकल जाते तो वो लोग मुझे जिंदा ना छोड़ते, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि हम दोबारा मिले हैं। मैं तुम्हें आराम से यहाँ से निकाल दूंगी। इस शहर से निकलने में मुझे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तुम्हारे नागराज से 2-2 हाथ करने के लिए। मैंने बचपन में अपने गांव के करीब खेतों में एक सांप मारा था। दरअसल वो सांप पूरी तरह मरा नहीं था। मैं उसे एक लकड़ी पर लटकाए पूरे गांव में घुमाता रहा और आखिरकार मैंने उसे कुचल दिया। अब फिर मुझे सांपों से खेलने का शौक पैदा हो रहा है। अब मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि इस नाग में कितना जहर है जो जहरीले सांपों का जूठा दूध पीता है। नागराज जैसे आदमी से दुश्मनी मोल देकर तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ और ये पैर हटाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। ओह, तुम्हें तकलीफ का एहसास हो रहा है? मैंने पैर हटाने की बजाय दबाव डाल दिया। वो एक बार फिर करा उठी। जब लोगों को जख्मों से चूर करके उन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाता है तो उस वक्त तुम लोगों को एहसास नहीं होता कि उन्हें भी तकलीफ होती होगी। अभी तो मैंने पैर का हल्का सा बोझ डाला है, जब तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर की बोटियां काटूंगा तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। बेला की आंखों में एक बार फिर वहशत फैल गई। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर पैर हटा लिया। वो उठकर खड़ी हो गई और एक हाथ से सीना सहलाने लगी। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था, लेकिन उसे शायद इसकी परवाह नहीं थी। देवदिन कौन है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए अचानक ही सवाल कर दिया। वो उछल पड़ी। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तो तुम उसके बारे में कैसे जानते हो?
वो वैसे ज्यादा से लहजे में बोली, मैं और भी बहुत से लोगों के बारे में जानता हूँ, मसलन पुलिस इंस्पेक्टर रणबीर सिंह जो अपना फर्ज और जिम्मेदारियां बुलाकर नागराज के इशारों पर नाच रहा है। ओह, बहुत जानकारी है तुम्हें, उसके लहजे में हैरत थी। बहुत सी जानकारी तो मैं तुमसे भी लेना चाहता हूँ, मैंने कहा और इधर उधर देखने लगा। उस कमरे में 2-3 कुर्सियों और एक तपाई के अलावा और कुछ नहीं था। ये किसका कॉटेज है? कौन रहता है यहाँ? मेरा कॉटेज है, अकेली रहती हूँ, बेला ने जवाब दिया। मैं जरा ये कॉटेज देखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बेला ने कहा। मेरे रवैये की तब्दीली से उसका भी कुछ हौसला बढ़ा और उसका खौफ भी बड़ी हद तक कम हो गया। वो मुझे कॉटेज दिखाने लगी। 4 कमरे थे, एक नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, एक कॉमन रूम और 2 बेडरूम थे। वो एक बेडरूम में रुक गई। वो मुझे बातों में बहलाने की कोशिश कर रही थी। उसका ख्याल था कि मैं उसकी पेशकश कबूल कर लूं और यहाँ से भाग जाऊं, और फिर अचानक उसने मेरे रिवाल्वर वाले हाथ पर चपटा मार दिया। मुझे ऐसे किसी इकदाम की तवक्को थी। वो तो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी, अलबत्ता मेरे उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई पुश्त के बल बेड पर गिर गई। अभी तो तुम दोस्ती के दावे कर रही थी। मैंने उसे बालों से पकड़कर खींच लिया। सांप सांप ही होता है, उसे दूध पिला पिला कर पाला जाए तो भी वो डसने से बाज नहीं आता। मैं उसके बालों को झटके दे रहा था और वो करा रही थी। फिर उसने मौका पाकर मेरी टांगों के बीच जोरदार घूंसा मार दिया। जरब जोरदार थी, मैं करा उठा। मेरे संभलने से पहले उसने एक और जरब लगा दी। उसके बाल मेरे हाथ से छूट गए। मैं दौरा हो गया। बेला तेजी से उठ गई। उसने घुटने से मेरे मुंह पर जरब लगाई। मैं उलटकर बेड से नीचे गिरा। बेला ने भी मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मेरे हाथ से रिवाल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। मैं इस दौरान अपने आप को संभाल चुका था। मैं जानता था कि अगर रिवाल्वर उसके हाथ में आ गया तो वो मेरी खोपड़ी उड़ाने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएगी। इसी कश्मकश में रिवाल्वर का ट्रिगर दब गया। गोली मेरे सर के करीब से गुजर गई। बेला जोंग की तरह मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से अलग करने में कामयाब हो सका था। उसने एक बार फिर मेरी टांगों के बीच में जरब लगाने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा कामयाब न हो सकी। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि अपने आप को बचाने की कोशिश में रिवाल्वर मेरे हाथ से दिल की तरफ छलांग लगाई, लेकिन उसके बाल मेरी मुट्ठी में आ गए। उसके सर को जोरदार झटका लगा और वो चीख कर रह गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बेला राह की तरबियत याफ्ता थी। वो कोई आम औरत होती तो अब तक ढेर हो चुकी होती, लेकिन उसे आखिरी लम्हों तक जिद्दोजहद और मुजाहमत करना सिखाया गया था। वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। हम दोनों बेड पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो रहे थे। मैं ये इतराफ करने में कोई बाक नहीं समझता कि इस वक्त बेला मेरे लिए लोहे का चना साबित हो रही थी। वो बिस्तर की अच्छी साथी थी तो अरीफ भी जोरदार साबित हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो औरत ही थी। ज्यादा देर तक मुकाबला ना कर सकी और अपने आप को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ लपकी। शायद उसने राय फरार ही में आफियत समझी थी। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। उसकी साड़ी मेरे हाथ में आ गई और मैं उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसने बड़ी फुर्ती से नाल का बुक्कल खोल दिया। साड़ी उसके जिस्म से अलग हो गई। अब उसके जिस्म पर मुख्तसर सा लिबास था। कमर पर लिपटी हुई सोने की चेन पहले ही टूटकर कहीं गिर चुकी थी। मैंने उसे पकड़कर एक बार फिर बेड पर गिरा दिया। वो तमाम तर अशर सामानियों के साथ मेरे सामने पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के तासरात उभर आए। वो वैसे ज्यादा सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर अचानक ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने दोनों बाहें आगे को फैला दी। मुझे तुम जैसे मर्द पसंद हैं जो ताकत का इजहार भी करते हो। आओ। मेरी नजरें उसके जिस्म पर रींग रही थी। तलफ्फुज़ की वजह से उसका सीने का जीरो बम क़यामत ढा रहा था। नहीं, मेरे अंदर से आवाज उभरी, आज रात नहीं। वो बेइंतहा चालाक व अय्यार औरत थी। अब तक उसने कई पैंतरे बदले थे और अपनी एक चाल नाकाम होने के बाद दूसरी चाल चलने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। आओ ना, क्यों देर कर रहे हो? वो हाथों को हरकत देते हुए बोली। ठीक उसी लम्हे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने लपक कर ड्रेसिंग टेबल पर से अपना रिवॉल्वर उठाया और बेला की तरफ देखा। गाड़ी की आवाज सुनकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। अब तुम्हारे और मौत के दरमियान बहुत कम फासला रह गया है नाजी, वो उठते हुए बोली। तुमने मेरी पेशकश से फायदा नहीं उठाया था, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। अगर तुमने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैंने कहते हुए रिवॉल्वर से उठने का इशारा किया। वो हुई नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बेड से उतर आई। उस वक्त कॉल बेल की आवाज सुनाई दी थी। मैं बेला को रिवॉल्वर की जद पर लेकर कमरे से बाहर निकल आया। रायदारी में बाईं तरफ मुड़ गया। उस वक्त मैंने बेला के साथ घूम फिर कर कॉटेज का जायजा लिया था। उसका मकसद किसी इमरजेंसी सूरत में फरार के रास्तों का जायजा लेना था और अब इमरजेंसी आन पड़ी थी। मैं बेला को अगबी दरवाजे की सिमत ले आया। इसी दौरान कॉल बेल 2 मरतबा और बज चुकी थी। दरवाजा खोल, कुंडा हटाने की आवाज पैदा न हो, मैंने सरगोशी की। यह दरवाजा भी 2 पट का था, बीच में जंजीर और ऊपर चुटकी लगी हुई थी।
बेला ने पहले जंजीर हटाई और फिर चुटकी नीचे की तरफ खींचने लगी और ठीक उसी वक्त बाहर वाले दरवाजे की तरफ से दब दब की आवाज सुनाई दी। मेरा ख्याल है वो दो आदमी थे जो कॉल बेल का जवाब ना पाकर अंदर कूद आए थे और फिर कुछ देर बाद ही बरामदे वाला दरवाजा खटखटाया गया। उसके साथ ही एक आदमी की आवाज सुनाई दी, बेला देवी दरवाजा खोलो, हम हैं नटवर सिंह। मैं बेला को रिवाल्वर की जद पर लेकर दरवाजे से बाहर आ गया। वो जिस तरह बाहर की दीवार फांद कर अंदर कूद आए थे, इससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि दूसरी आवाज पर कोई जवाब ना मिला तो वो बरामदे वाला दरवाजा तोड़ देंगे। मैं बेला को लेकर काटेज के ऊपर घूमता हुआ सामने की तरफ आ गया और दीवार की आड़ से झांक कर देखा। काटेज के सामने सड़क पर सफेद रंग की कार खड़ी थी। कार खाली थी, उसके आसपास भी कोई नहीं था। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बरामदे वाले दरवाजे पर जोर जोर से टकरें मारी जा रही थी और फिर धड़ की जोरदार आवाज सुनाई दी। शायद दरवाजा टूट गया था। मैंने रिवॉल्वर से बेला के पैर ऊपर दबाव डालकर आगे धकेला और हम दोनों कार के करीब पहुंच गए। मैंने बड़ी आहिस्ती से दरवाजा खोलकर बेला को अंदर धकेल दिया। चाबी इग्निशन में लगी हुई है, इंजन स्टार्ट करो। कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैंने कहा और तेजी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और रिवॉल्वर की नाल बेला की गर्दन से लगा दी। बेला समझ चुकी थी कि मैं अपनी धमकी पर अमल करने में देर नहीं लगाऊंगा। उसने बड़ी शराफत से इंजन स्टार्ट किया। अंदर से दो आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर कार का इंजन स्टार्ट होते ही एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी, भागियो नटवर सिंह, वो रंडी भाग गयो, गाड़ी आगे बढ़ाओ, जल्दी करो। मैंने बेला की गर्दन पर रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाया। बेला ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि दो आदमी कांटे से बाहर आ गए और चीखते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े। रफ्तार बढ़ाओ, मैं चीखा और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसी लम्हे शोला सा चमका और फिजा ठाई ठाई की आवाज से गूंज उठी। उनमें से किसी ने गाड़ी पर फायर किए थे। मैंने भी खिड़की से हाथ बाहर निकालकर पीछे की तरफ दो फायर झोंक दिए। वो दोनों फायरिंग करते हुए कार के पीछे दौड़ रहे थे। उनकी एक गोली से कार की अकबी बत्ती टूट गई थी और दूसरी गोली ने अकबी विंड स्क्रीन में सुराख कर दिया था। वो गोली तिरछी लगी थी और शीशा तोड़ती हुई खिड़की से दूसरी तरफ निकल गई थी। मैंने उन लोगों को रोकने के लिए दो फायर और कर दिए। तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, बेला ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। मेरी पेशकश अब भी बरकरार है, दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें महफूज जगह पर ले जाऊंगी जहां वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकेंगे और फिर मौका मिलते ही तुम्हें शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। मेरे पास ऐसी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां वो मेरा सुराग नहीं लगा सकेंगे। गाड़ी बस स्टैंड की तरफ ले चलो, मैंने कहा। कुछ ही देर में तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी और वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अब भी कहती हूँ बस स्टैंड की तरफ। मैंने गुर्राते हुए उसकी बात काट दी। कार ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ती हुई बस स्टैंड की तरफ निकल गई। पश्चिम की तरफ भीम सिंह स्ट्रीट, मैंने बेला की तरफ देखे बगैर कहा। कार दो तीन गलियों में घूमकर एक कुशादा गली में आ गई। उस गली के कॉर्नर वाले मकान पर डॉक्टर शांता के नाम का बोर्ड देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। अलका ने मुझे शांता का पता भी समझा दिया था और अब ये इत्तेफाक था वो क्लिनिक मेरी नजरों में आ गया था जो इस वक्त बंद था। कार मजीद दो तीन गलियों में घूमने के बाद भीम संगम स्ट्रीट पर आ गई। यह भी काफी खुशादा सड़क थी जिसके दोनों तरफ टाउन हाउसेज बने हुए थे। 215 नंबर का कॉटेज तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ये तमाम कॉटेज एक ही जैसे थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। अभी रात का इब्तदाई हिस्सा था, मेरे ख्याल में 10 भी नहीं बजे होंगे। तकरीबन तमाम ही कॉटेज की बत्तियां जल रही थी। इधर उधर दो चार कारें भी खड़ी दिखाई दे रही थी। कार का इंजन बंद कर दिया गया और मैं बेला को लेकर नीचे उतर आया और कॉटेज नंबर 215 के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया और बेला को रिवॉल्वर की जद पर लिए दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। इंतजार ज्यादा देर करना नहीं पड़ा। 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। वो छमिया ही थी। इस वक्त उसने बहुत ही मुख्तसर लिबास पहन रखा था और मेरा इंतजार था। शायद इस ख्याल में थी कि मैं आते ही उससे लिपट जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बेला को और मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। बेला की हालत भी ऐसी थी कि उसे सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं बेला को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। छमिया एक तरफ खड़ी परेशान निगाहों से कभी मुझे और कभी बेला को देख रही थी। यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, अंदर चलो, मैं छमिया की तरफ देख कर घुराया। छमिया मुझसे ज्यादा मेरे रिवॉल्वर से खौफजदा थी। वो तेजी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ लपक गई। ये एक मुख्तसर सा पुख्ता आंगन था। दीवारों के साथ साथ तकरीबन 1.5 फुट चौड़ी क्यारियों में पौधे लगे हुए थे। सामने वाले दरवाजे में दाखिल होते ही लाउंज था जिसके दाईं तरफ किचन और उसके साथ ऊपर जाने के लिए जीना था। बाईं तरफ 2 कमरे थे। लाउंज के दूसरी तरफ अकबी दरवाजा था। उस लाउंज को ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता किया गया था। बाकी 2 बेडरूम थे। ये कॉटेज सिर्फ इतना ही मुख्तसर सा था कि एक कुशादा कमरा छत पर भी था। वो अब भी कभी मेरी तरफ देखती, कभी बेला की तरफ।
क्लब में उसने दरेवदिन, नागराज और बेला के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, जिससे मैं उस वक्त इस नतीजे पर पहुंचा था कि वक्त पड़ने पर वो इस मामले में मेरा साथ दे सकती थी, और इसलिए मैं बेला को लेकर यहाँ आया था। ये बेला? वो कुछ कहना चाहती थी मगर अकला कर रह गई। हाँ, ये बेला है। मैंने कहा, कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं इसके साथ बैठकर इत्मीनान से बातें कर सकूं और हमारी आवाज बाहर ना जा सके? वो कमरा। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। इससे क्या हुआ है? इसकी ये हालत? परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मेरी पुरानी दोस्त है। आपस में थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई थी, मैंने कहा। और हाँ, यहाँ खाने पीने की कोई चीज है? दारू है या फिर चाय बन सकती है, शमिया ने जवाब दिया। ठीक है, मेरे लिए चाय बना दो और इसके लिए दारू ले आओ, मैंने कहा। शमिया ने मैं एक बेडरूम में पहुंचा दिया। खासा वसी कमरा था और किंग साइज डबल बेड भी था, शानदार और आरामदेह था। दीवारों पर इंग्लिश रसालों से काटी हुई औरतों की बिना लिबास के तस्वीरें चिपकी हुई थी। मेरा ख्याल है छमिया अपने गाहकों को फांस कर इस कमरे में लाती होगी। छमिया में उस कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने कहा, एक बात का ख्याल रखना छमिया। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैंने लाउंज में टेलीफोन भी रखा हुआ देखा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे साथ ताउन करोगी तो फायदे में रहोगी। मेरा ख्याल है अगर ये हसीन नागिन तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम्हें दरेवदिन के क्लब में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मैंने वहां जितनी भी लड़कियां देखी हैं, तुम उन सब से ज्यादा हसीन हो। तुम क्लब में इसकी जगह ले सकती हो। मेरी बात तुम समझ गई होगी। अब जाओ और जल्दी से चाय बना कर ले आओ। छमिया चलने में खौफजदा सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर सारी लाती हुई बाहर चली गई। यकीनन समझ गई थी कि मैंने जो कहा है उस पर अमल भी करूंगा। मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और अचानक ही बेला को उठाकर बेड पर पटक दिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं बेड के सामने खड़ा उसे घूरता रहा। तुम बहुत गलत कर रहे हो नाचिजानत और दलेरी में कोई शुबा नहीं, मगर तुम खूनी बेड़ियों के इसार में हो, यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकोगे। तुम्हारे पास कहने को सिर्फ यही अल्फाज रह गए हैं, मैंने जवाब दिया। इस बात को भूल जाओ कि अब तुम किसी तरह मुझ पर असरअंदाज हो सकोगी। अब तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। इस भरम में मत रहना कि छमिया जैसी तवाइफों की पनाह में रहकर तुम अपने आप को बचाए रखोगे। वो लोग तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब तक तुम्हारी तलाश शुरू हो चुकी होगी और उन्हें यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पीछे उस कॉटेज में गया था। वो तो यही समझेंगे कि शायद तुम ही किसी वजह से भागी होगी। मैंने कहा, वो इतने बेवकूफ नहीं है, बेला ने कहा। कमरे की हालत, फर्श पर पड़ी हुई मेरी साड़ी देखकर उन्हें किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और फिर तुम ये भूल गए हो कि जब तुम मेरे कॉटेज में आए थे तो तुम्हारे पास एक थैला भी था जो उस कॉटेज में ही रह गया है। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो मैं कह सकती हूँ कि तुमने मरीना क्लब से मेरा पीछा शुरू किया था और क्लब में भी वो थैला तुम्हारे कंधे पर रहा होगा। क्लब में आने वाले हर शख्स पर कड़ी निगाह रखी जाती है। अगर किसी ने नाजी की हैसियत से तुम्हें नहीं पहचाना तो वो थैला उनकी नजरों में जरूर आ गया होगा और कॉटेज में वो थैला पाकर उन्हें 2 और 2 4 का हिसाब लगाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बेला की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मेरा वो थैला वाकई बेला के कॉटेज में रह गया था, लेकिन फिर मैं अपने आप को तसल्ली देने लगा कि थैले में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मेरे बारे में कोई सुराग लगाया जा सकता था। और फिर यह भी जरूरी नहीं था कि उस थैले के बारे में यह तस्वुर कर लिया जाता कि वो मेरी मलकियत है। उसमें शुबा नहीं कि क्लब में 2 आदमियों ने मशकूक निगाहों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन मुझे पहचानता तो कोई नहीं था। पहचान लिया जाता तो वो लोग मुझे क्लब से निकलने का मौका ही ना देते। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये जानता हूँ कि तुम्हारा गुरु घंटाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अलबत्ता मैं उसे घुटने टेकने पर जरूर मजबूर करूंगा। बेला के कहने से पहले छमिया कमरे में दाखिल हुई। उसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें 2 कप चाय के अलावा देसी वाडका की बोतल और एक गिलास भी रखा हुआ था। उसने ट्रे ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और चाय का एक कप उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। छमिया ने बोतल खोलकर गिलास में शराब उंडेली, गिलास बेला की तरफ बढ़ा दिया। मैं शराब नहीं पीती। बेला उठकर बैठ गई। उसने बेड की पूंछ से टेक लगा ली थी। लेकिन आज तो तुम्हें पीनी पड़ेगी, मैंने कहा। मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। आदमी सच उस वक्त बोलता है जब उसके दिल में कोई खोट ना हो या वो नशे में हो। खोट तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम सच्चाई को अपने करीब भी नहीं फटकने दोगी। अलबत्ता शराब के नशे में वो तुम सब कुछ उगल दोगी जो मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने कह दिया ना कि मैं शराब नहीं पीती, बेला ने जवाब दिया। मैंने छमिया को इशारा किया। उसने गिलास ट्रे के करीब रख दिया और चाय का दूसरा कप लेकर कुर्सी पर बैठ गई। छमिया ने मेरी हदायत पर अमल किया था, जिसका मतलब था कि वो मेरे साथ ताउन करने को तैयार थी। ये रंडी, बेला ने छमिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम समझते हो कि ये तुम्हें बचा लेगी? ये शायद बहन का अंजाम भूल गई है जिसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। मैंने छमिया की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए थे। आंखों में अचानक ही सुर्खी उभर आई। उसके जिस्म पर लर्जा सा तारी होने लगा था। उसके हाथ भी होले होले कांपने लगे।
चाय छलक कर उसके कपड़ों पर गिरी। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी तो बर्दाश्त जवाब दे गई। वो उठकर खड़ी हुई और उसने चाय का कप बेला पर फेंक दिया। गर्म गर्म चाय बेला के चेहरे और सीने पर गिरी। वो चीख उठी। इससे पहले कि वो संभल सकती, छमिया ने पलंग पर चढ़कर उसे दबोच लिया। वो बेला के बाल मुठियों में जकड़कर जोर जोर से झटके देते हुए चीखी जा रही थी। तुमने मुझे रंडी कहा, रंडी तो तू है। वो बेला के सीने पर सवार होगी। पहले तो मुझे शुबा था कि मेरी बहन को नागराज ने कत्ल कर दिया है। मैं तो इतने दिनों से अपनी बहन के हथियारों की तलाश में थी और आज तुमने बक ही दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बताओ किसने हत्या की थी मेरी बहन की? ये मेरे लिए एक नया इंकशाफ था। अब बात यह भी मेरी समझ में आ गई थी कि छमिया ने क्लब में उन लोगों के खिलाफ इतनी शदीद नफरत का इजहार क्यों किया था। इस वक्त सूरत बड़ी नाजुक थी। जब मैं छोटा था तो गांव में औरतों को आपस में लड़ते हुए देखा करता था। दो औरतों की लड़ाई में बड़ी दिलचस्पी की बात यह होती है कि उनके बारे में बड़े बड़े सनसनीखेज इंकशाफात होते हैं, लेकिन यहाँ मेरे लिए सनसनीखेज इंकशाफ ये था कि छमिया की छोटी बहन नागराज के आदमियों के हाथों मारी गई थी और जाहिर है वो इंतकाम की आग में जल रही होगी और इस वक्त तो उस पर जुनून सा तारी हो गया था। उसने बेला पर अचानक ही हमला किया। बेला अपना दिफा नहीं कर सकी। छमिया उसके सीने पर सवार थी और दोनों हाथों से उसका गला दबोच रखा था। बेला की आंखें हल्कों से उबल रही थी। मैं भी छलांग लगाकर बेड पर पहुंच गया। बेला को छमिया की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छमिया की गिरफ्त खासी मजबूत थी और मैं बड़ी मुश्किल से बेला को उससे निजात दिलाने में कामयाब हो सका था। गुलू खलासी होते ही बेला ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मैंने लपक कर उसे पकड़ दिया। छमिया ने फिर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। छमिया, होश में आओ, पागल हो गई हो तुम? अगर तुमने इसे मार दिया तो बहन के कातलों तक कैसे पहुंच सकोगी? बात छमिया की समझ में आ गई। वो बेड से उतर गई। उसका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। मैंने उसे एक हाथ से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और बेला को बेड पर गिरा दिया। बेला के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसकी आंखों में वहशत सी भर गई थी। मेरे बारे में तो शायद वो यही समझी थी कि उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब छमिया की बहन के कत्ल का मामला बीच में आ गया था। उसने शायद छमिया को दबाव में लेने के लिए उसकी बहन के कत्ल की बात की थी, मगर अब वो खुद फंस गई थी। तुम्हें बताना होगा कि मेरी बहन का हत्यारा कौन है। छमिया कुर्सी पर बैठे बैठे घुर्राई। मैं नहीं जानती, बेला उकलाई। तुम जानती हो और तुम जरूर बताओगी भी। छमिया एक बार फिर कुर्सी से उठकर खड़ी हुई और शराब का गिलास उठा लिया। लो पियो। वो शायद मेरे ही बताए हुए फार्मूले पर अमल करने जा रही थी। मैं शराब नहीं पीती। बेला की आंखों में खौफ उभर आया। मैं पिलाऊंगी तुम्हें, छमिया ने कहा और शराब उसके चेहरे पर गिरा दी। गिलास रखकर उसने बोतल उठाई और एक बार फिर बेड पर चढ़ गई। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाहती थी और मैं भी इस मामले में उसकी मदद करने को तैयार हो गया। मैंने बेला को गिरफ्त में ले लिया और छमिया ने शराब की बोतल उसके मुंह में ठोंस दी। बेला सर झटकने लगी, लेकिन मैंने उसे मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था। कुछ शराब ऊंटों से बहकर उसकी गर्दन और सीने को भी तर करने लगी। छमिया ने बोतल उस वक्त तक नहीं हटाई जब तक वो आधी नहीं हो गई। बोतल हटते ही बेला ने एक जोरदार उबकाई ली। मैंने उसे छोड़ दिया। वो दोनों हाथों से पेट और सीना सहलाते हुए उबकाइयां ले रही थी। वाडका वैसे ही बड़ी जालिम शय है, 2-3 पैग ही में दिमाग पलट कर रख देती है। और ये तो देसी वाडका थी जो पानी सोडा मिलाए बगैर आधी बोतल उसके मुंह में उंडेल दी गई थी। उसके पेट और सीने में यकीनन आग भड़क उठी होगी। अब ये बकेगी, छमिया ने दांत कुचकाते हुए कहा। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि बाहर सड़क पर कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। ब्रेकों की तेज झड़ाहट की आवाज सुनकर मेरा माथा ठिंका। मैंने छमिया की तरफ देखा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सिर्फ 2 मिनट बाद वो वापस हो गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो लोग आ गए। वो अकलाई। कौन है? मैं भी उछल पड़ा। नागराज के आदमी। वो इंसान नहीं, यमराज हैं, मौत के फरिश्ते। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, छमिया ने कहा। मेरे दिन होने लगे। बेला ने ठीक ही कहा था कि वो लोग मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और मैं सोच रहा था कि मुझसे गलती कहां पर हुई थी जिससे उन्होंने मेरा सुराग लगा लिया था। और फिर मेरे दिमाग में धमाका हुआ। वो गाड़ी कॉटेज के सामने खड़ी थी। वो शहर भर में मुझे तलाश करते फिर रहे होंगे और ये शहर था ही कितना बड़ा। इधर से गुजरते हुए गाड़ी नजरों में आ गई होगी। मैंने बेला की तरफ देखा। वो भी सीधी होकर बैठ गई। शराब अभी सिर्फ सीने और पेट में आग लगाए हुए थी, दिमाग पर असरअंदाज होना शुरू नहीं हुई थी। मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब यहाँ तुम दोनों की लाशें गिरेंगी, उसने हाथ से सीना सहलाते हुए कहा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शायद चीखने के लिए मुंह खोला था, लेकिन मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर कान के नीचे एक नस सहलाने लगा। बेला चंद सेकंड में झूल गई। मैंने उसे बिस्तर पर डाल दिया और छमिया को इशारा किया। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। छमिया दूसरे कमरे से अपना शोल्डर बैग उठा लाई और मुझे साथ आने का इशारा किया।
लाउंज में पहुंचकर पहले वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अकमी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उस वक्त बाहर से दब-दब की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। 2-3 आदमी पुख्ता सेन में कूदे थे। छमिया का चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। उसने बड़ी आहिस्तगी से पिछली तरफ का दरवाजा खोल दिया और फिर हम जैसे ही बाहर निकले उसने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। ये गली ज्यादा कुशादा नहीं थी, दोनों तरफ के मकानों की पुश्त इस तरफ थी, इसलिए यहाँ ना तो रोशनी का माकूल इंतजाम था और ना ही किसी किस्म की आमदोरफ्त थी। वैसे भी आधी रात हो चुकी थी, मौसम में सर्दी थी, लोग अपने अपने घरों में थे। उस तरफ छमिया ने एक तरफ कहा और दौड़ने लगी। वो नंगे पैर थी और मेरे पैरों में जोगर थे, इसलिए हमारे कदमों की आवाज भी ना होने के बराबर थी। दफादन फिजा में फायर की आवाज गूंज उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हमारे ताकुब में कोई नहीं था। फायर की आवाज छमिया के काठी की तरफ से आई थी और मेरा ख्याल था कि उन्होंने काठी का दरवाजा खोलने के लिए लाग पर फायर किया था। हम दौड़ते हुए एक और गली में मुड़ गए। मैं जानता था कि वो काठी में बेला को बेहोश पड़े देखकर और किसी को वहां ना पाकर फौरन ही हमारी तलाश शुरू कर देंगे। छमिया एक और तंग सी गली में घुस गई। ये गली ज्यादा तवील नहीं थी, उसके इख्तिताम पर कुछ खुली जगह और उससे आगे इक्का दुक्का बंगले थे। उस तरफ जरा आगे मेरी एक दोस्त रहती है, उसके यहाँ हमें पनाह मिल जाएगी। छमिया ने जवाब दिया। 1 मिनट छमिया, मैं रुक गया। बेला तुम्हें जानती है, बल्कि उसी गिरोह के बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं। वो तुम्हारी दोस्तों को भी जानते होंगे। तुम किसी भी दोस्त के यहाँ भी जाओ पकड़ी जाओगी। तो फिर? छमिया ने पूछा। उसका सांस धोखरी की तरह चल रहा था। शांता क्लिनिक किस तरफ है? मैंने पूछा। तुम्हारे कॉटेज की तरफ आते हुए मैंने किसी बंगले के बोर्ड पर देखा था, लेकिन अब रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। उस तरफ छमिया ने एक तरफ इशारा किया और हमने दौड़ लगा दी। 2-3 गलियां घूमने के बाद फिर हम एक कुशादा सड़क पर निकल आए। आगे मोड़ पर तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा और छमिया का हाथ पकड़कर एक बंगले की तरफ दौड़ लगा दी। गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी उस मोड़ पर घूम गई थी। मैंने छमिया का हाथ पकड़े हुए बंगले के सामने गार्डिनिया की बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। छमिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे लेकर नीचे झुकता चला गया। ठीक उसी लम्हे वो गाड़ी उस तरफ घूमी थी और उसके साथ ही फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। ये इस बात की अलामत थी कि ये वही हरामी थे जो हमें तलाश कर रहे थे। गालिबन फायरिंग इसलिए की जा रही थी कि इस इलाके में कोई हमें अपने घर में पनाह देने की हमाकत ना करे। वो गाड़ी तेज रफ्तारी से बिल्कुल हमारे सामने से गुजर गई। हम उस वक्त तक बाढ़ के पीछे दुबके रहे जब तक वो गाड़ी अगले मोड़ पर घूमकर निगाहों से ओझल ना हो गई। हम बाढ़ से निकलकर एक बार फिर दौड़ने लगे। सड़क सुनसान थी। जब सूरत ऐसी हो तो कौन अपने घर से निकलने की हमाकत कर सकता है। अगले मोड़ पर हम उस तरफ घूम गए जिस तरफ से वो गाड़ी आई थी। वो बंगला अगली गली के मोड़ पर है जहाँ शांता क्लिनिक है। छमिया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हम तेज तेज उस तरफ चलने लगे। आखिरकार मजीद किसी रुकावट के उस बंगले के सामने हम पहुंच गए। ये कार्नर का बंगला था। सामने की तरफ क्लिनिक था जिस पर बोर्ड लगा हुआ था। गेट बंद था। बंगले का एक दरवाजा गली में भी था। मैं छमिया का हाथ पकड़े उस तरफ पहुंच गया। उस तरफ भी गेट के सामने तकरीबन 4 फुट चौड़ा लान था जिसके आगे गार्डिनिया की तकरीबन 2 फुट ऊंची बाड़ लगी हुई थी। मैंने गेट के साथ दीवार पर लगी हुई कार बेल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि गली के दूसरे मोड़ पर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां घूमती हुई नजर आईं। मैंने छमिया का हाथ पकड़ा और बाड़ के पीछे छलांग लगा दी। वो कोई कार थी जो हल्की रफ्तार से आ रही थी और फिर वो हमारे ऐन सामने इस तरह रुक गई कि उसका रुख सामने वाले बंगले की तरफ था। मुझे समझने में देर न लगी कि वो जो कोई भी था उस बंगले का रहने वाला था। कार से 2 मरतबा हॉर्न बजाया गया। कार की अकबी बत्तियों की सुर्ख रोशनी बाढ़ पर पड़ रही थी। बाढ़ ज्यादा घनी नहीं थी। रोशनी जाड़ियों से छिनकर हम पर भी पड़ रही थी। हम बेइसो हरकत घास पर लेटे रहे। कार से तीसरी मरतबा हॉर्न बजाने पर सामने वाले बंगले का गेट खुला। कार अंदर चली गई और गेट बंद हो गया। उसके बाद भी 3-4 मिनट तक हम बाढ़ के पीछे घास पर लेटे रहे और जब मैंने उठना चाहा तब मुझे एहसास हुआ कि छमिया मारे खौफ के मुझसे लिपटी हुई थी। वो जिस्म फरोश शिकारी औरत थी। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की दिलदादा इस किस्म की सूरत से गालिबन पहली मरतबा 2-4 हुई थी और खौफजदा थी। मैंने उसका कंधा थपथपा कर आहिस्तगी से उसे अपने से अलग किया और मोहताज निगाहों से इधर उधर देखते हुए उठ गया। गेट के पास पहुंचकर मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर कहीं बजर बजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने गेट की दर से अंदर एक खिड़की में रोशनी देख ली थी और मेरा ख्याल था कि शांता अभी जाग रही होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने सरगोशी में जवाब दिया। आलगा हुगनी ओतरी का मेहमान नाजी, जिसका तुमने इलाज किया था। मजीद कुछ नहीं पूछा गया और गेट का जेली दरवाजा आहिस्तगी से खुल गया। मैं छमिया को लेकर अंदर दाखिल हो गया। शांता ने गेट बंद कर दिया और इशारा करती हुई आगे बढ़ गई। गेट के अंदर की तरफ एक फियाट कार खड़ी थी। हम उसके करीब से गुजरते हुए सामने खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गए। शांता ने मेरे साथ छमिया को गेट में दाखिल होते देखा था, लेकिन वहां तारीकी में उस पर तवज्जो नहीं दी गई।
मगर रोशनी में आते ही वो चौंक गई। ये कौन है? उसने पूछा।